Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriEdit. This is a lecture series of IBPS FO mains exam and also useful for other agriculture exams. I'm your mentor Abhishek Jaiswal. I have completed my UG from Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh and currently pursuing masters at IIWBR Karnal, Haryana, and I have secured All India rank 8th in AIEE PG ICR JRF exam. इस लेक्चर सीरीज में वीट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने वीट की डेफिनेशन, वीट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वीट के हार्मफुल एस्पेक्ट्स, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले आप उसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे, वीट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वीट का जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें जो क्या होगा, इनमें जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे कि जैसे एनुअल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, बाइनियल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनोकोट का एग्जाम्पल कौन है, डाइकोट का एग्जाम्पल कौन है। ठीक है, तो जितने भी जो एग्जाम्पल्स है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम आज से क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, सबसे पहले इसको बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जो क्लासिफिकेशन है वो किसके इस पे बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या ऑन्टोजेनी। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लाइफ साइकिल होती क्या है। जैसे कि ये सीड है, सीड से जर्मिनेट हुआ, यहाँ पे और यहाँ पर क्या फ्लावरिंग हो, इसमें सीड सेट हो गया। तो सीड से सीड बनने में जितना टाइम लगता है वो उसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, सीड से सीड बनने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी लाइफ साइकिल बोलेंगे। ठीक, तो बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल हमने क्या करा, वीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल को सीजनल भी बोलते हैं, बाइनियल्स को बाई सीजनल बोलते हैं, और जो पेरेनियल है उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सीजनल बोलेंगे। ठीक है, फिर एनुअल्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, समर एनुअल्स, ठीक, फिर रेनी एनुअल्स एंड विंटर एनुअल्स। समर को हम जायद वीट भी बोलते हैं, रेनी सीजन को हम खरीफ वीट बोलते हैं, और विंटर एनुअल्स को हम रबी वीट बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बाइनियल्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, पेरेनियल्स में हमने फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने सिंपल पेरेनियल, क्रीपिंग पेरेनियल एंड वुडी पेरेनियल में डिवाइड किया है, और डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम में 2 टाइप के, शैलो रूटेड एंड डीप रूटेड। अब इनको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एनुअल्स वीट। एनुअल्स वीट्स आर यूजुअली जर्मिनेट, ग्रो एंड प्रोड्यूस सीड विद इन अ सीजन, ईयर एंड डाई अप। ये क्या होते हैं, एक सीजन में ग्रो होंगे और उसके बाद अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, मतलब सीड सेट करेंगे उसी सीजन में, और क्या हो जाएगा, उनकी बाद उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि इसे समझ सकते हैं, जून, जुलाई टू अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये क्या होता है, खरीफ पीरियड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ पीरियड बोलते हैं। तो कोई सीड, अगर सीड यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पर उसकी लाइफ साइकिल मतलब जर्मिनेशन हो के एक सीड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, खरीफ वीट या एनुअल्स वीट बोलेंगे। एक सीजन में, ऐसा नहीं कि जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, और फिर अप्रैल मार्च में उसकी क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एनुअल्स वीट। ठीक है, फिर हमने इनको क्या करा था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, समर एनुअल्स, फिर रेनी एनुअल्स और विंटर एनुअल्स। समर एनुअल्स, अब ये क्या होते हैं, जायद वीट, ये germinate during the summer season if there are the ample moisture in the soil, otherwise late in the season when there are splash of the rainfall। ये क्या होगा, सोइल में मार्च अप्रैल में अगर सोइल मॉइस्चर अगर ठीक ठाक होगा, अगर सोइल में मॉइस्चर ठीक ठाक होगा तो जर्मिनेट हो जाएंगे। या फिर जर्मिनेट कब होते हैं, जब पहली बारिश होती है, जब पहला स्प्लैश होता है, पहली जो फुहार आती है, तब ये क्या होते हैं, ये सीड जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ये इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम समर एनुअल्स बोलते हैं। तो इनमें जो एग्जाम्पल है, एग्रेटम कोनेजॉइड्स, ये आपको याद रखना है कि समर एनुअल्स में कौन आता है, एग्रेटम कोनेजॉइड्स, एमरैंथस विरिडिस स्पाइनोसस, डिजिटेरिया स्पीसीज, डेक्टाइलोक्टेनियम इजिप्टियम। ठीक है, अब आपको कभी कभी जो रेनी सीजन के एग्जाम्पल में भी आपको ये वीट देखने को मिल जाएंगे कुछ, तो वो इसलिए है, ये मेन इनका थे, समर के वीट थे, पर मोशन नहीं होने के कारण ये क्या हो रहा है, रेनी सीजन में ग्रो हो रहे हैं, पर एक्चुअल में ये समर एनुअल्स ही है। तो हम इनको दोनों उसमें ले सकते हैं, समर एनुअल्स एंड रेनी एनुअल्स दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एग्रेटम कोनेजॉइड्स, एमरैंथस विरिडिस, डिजिटेरिया, डेक्टाइलोक्टेनियम इजिप्टियम। ठीक,
ये है एगरेटम कोनेजोइड्स, ये डिजिटेरिया है, और ये डेक्टाइलेप्टेनियम इजिप्टियम है। अब आप इन फोटोज को देखते ये भी याद करते जाना कि कौन ब्रॉड लीफ है कौन नैरो लीफ है। जैसे क्वेश्चंस में आता है कि कौन ब्रॉड लीफ है कौन नैरो लीफ है, ठीक है। तो ये जो एगरेटम कोनेजोइड से आपको दिख रहा है ब्रॉड लीफ है, डिजिटेरिया नैरो लीफ है, डेक्टाइलेप्टेनियम ये क्या है नैरो लीफ है, ठीक। ये आपने ये वाले देखे होंगे अधिकतर, जो खाली जगह रहती है वहाँ पर ही ग्रो होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है रेनी एंड वेट सीजन एनिमल्स। ये क्या होते हैं? जनरेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन देयर इज एम्पल सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल कंजर्व्ड थ्रू रेनफॉल। जब मैं नॉर्मल ये बोल रहे हैं कि ये क्या उगते हैं जब रेनी सीजन जून जुलाई के मौसम में उगते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? खरीफ वीट बोलते हैं या रेनी सीजनल्स एनुअल्स बोलते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं? अगर मॉइस्चर अच्छा होगा, रेनी सीजन में मॉइस्चर अच्छा होता है, जब रेनफॉल अच्छी होगी तो मॉइस्चर अच्छा होगा, और फिर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल में आप ये याद रखना, कॉमिलिना बेंगालेंसिस, डिजेरिया आर्वेंसिस। अभी हमने समर एनुअल्स में क्या पढ़ा था? डिजिटेरिया, और रेनी एनुअल्स में कौन है? डाइजेरिया आर्वेंसिस है, ठीक। तो ये याद रखना। सेटेरिया ग्लूका हो गया, ट्राइंथेमा मोनोगाइना हो गया, पोर्चुला कैस्ट्रम हो गया, ठीक। सब ये मेन इंपॉर्टेंट है कॉमिलिना बेंगालेंसिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मार्क कर सकते हो आप, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो कॉमिलिना बेंगालेंसिस है वो क्या है? रेनी सीजनल एनुअल से या फिर खरीफ वीड है बोल सकते हैं अपन। और एक और क्वेश्चन आया था, ये जेआरएफ में पूछा गया था कि जो कॉमिलिना बेंगालेंसिस है उसका फ्लावर का कलर कौन सा है। देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, कभी भी एफओ में पूछ सकते हैं अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो ये क्या होता है? फ्लावर कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक। किस कलर का होता है? कैमिलिना बेंगालेंसिस का ब्लू कलर का होता है। और ये क्या होता है? रेनी सीजनल एनुअल से या फिर वीट, जो खरीफ वीट है, ठीक। अब विंटर पेरेनियल्स ये ग्रो करेंगे, विंटर सीजन में ग्रो करेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है चिनोपोडियम एल्बम। आपने नॉर्मली भी देखा होगा जो बथुआ है वो क्या विंटर सीजन में ग्रो होता है। फेलिस माइनर हो गया, एविना फतुआ हो गया, लुडोविसियाना हो गया। आप फेलिस माइनर, एविना और इनको ऐसे याद कर सकते हो। चिनोपोडियम हम अधिकतर ठंड के मौसम में देखते हैं, बारिश में आपको चिनोपोडियम नहीं मिलेगा। फेलिस माइनर हम इससे याद कर सकते हैं जैसे वीट हम कब बोते ग्रो करते रबी में, ठीक है। और रबी में वीट के साथ ही कौन आता है? फेलिस माइनर। हम इसका बोलते हैं ना वेजिटेटिव मिमिक्री करता है, ये नकलची है, ये नकलची खरपतवार वेजिटेटिव मिमिक्री करता है। फेलिस माइनर किसकी? वीट की, ठीक। तो ये फेलिस माइनर है। तो ये जैसे अगर वीट रबी में उग रहा है तो ये भी रबी में ही उगेगा। एवेना फतवा ओट भी क्या है? रबी की क्रॉप है, तो ये रबी एवेना फतवा जो वाइल्ड ओट है वो भी ओट के साथ रबी में आएगा। जैसे और एक और एग्जांपल है आर्जिमन मैक्सिकाना। आर्जिमन मैक्सिकाना भी किसके साथ? जब हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी ड्रॉपसी डिसीज होती है आर्जिमन मैक्सिकाना, जब मस्टर्ड के साथ मिल जाता है। आई होप आपको ये याद होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो आर्जिमन मैक्सिकाना ये भी रबी का ही वीड है, ठीक। अब नेक्स्ट Biennials will complete their life cycle in 2 season या फिर year and normally live more than 1 but less than 2 season year, and they form rosette and remain vegetative in the first season year and produce flower and seed in the second year या सीजन। अब यही बोल रहा है कि जो बाइनियल्स है वो क्या होता है? 2 साल या 2 साल से कम इनकी क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। 2 साल या 2 साल से कम इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो क्या होता है जब पहली स्टेज में क्या होंगे? रोजेटे फॉर्म करेंगे, और क्या होगा? वेजिटेटिव, इनमें जो वेजिटेशन है वो ग्रो होगा। रोजेटे फॉर्म ऐसे होता है, ठीक। ये जैसे छोटा सा स्टेम रहेगा और इनकी लीफ एकदम जो सॉइल सरफेस है उससे से ये रहेगी, जैसे अपनी नॉर्मल क्रॉप ऐसे होती है ये। और ये नॉर्मल है और ये रोजेटे फॉर्म है। तो फर्स्ट ईयर ये क्या करेंगे? रोजेटे फॉर्म करेंगे या फिर वेजिटेटिव इनमें इंक्रीज होगा। और सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सीड सेट करेंगे। सेकेंड ईयर में ये थोड़े बड़े होके फ्लावरिंग करेंगे और क्या करेंगे? सीड सेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फिर सेकेंड सीजन में क्या होगा? सेकेंड ईयर या सेकेंड सीजन में क्या करेंगे? सीड को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। अधिकतर जो एनुअल से बाइनियल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे बहुत सारे एनुअल से अगर ठीक ठाक टेम्परेचर नहीं मिला या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मॉइस्चर नहीं मिला, तो वो सीड सेट नहीं कर पाते, तो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। पर एक्चुअल जो बाइनियल्स है वो आपको ये याद रखना है, ट्रू बाइनियल्स है, इनकी क्या होगी? फर्स्ट ईयर रोजेटे फॉर्म या वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, और सेकेंड ईयर ये क्या करेंगे? सीड को प्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें एक है ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस,
इसका ये कॉमन नेम है पंचर वाइन। चिकोरियम इंटिबस, चिकोरी बोलते हैं, सीरसियम वल्गेर, बुलथिस्टल। अब यहाँ पर ये क्या है, सीरसियम वल्गेर है, ये याद रखना आप, क्योंकि एक आएगा पेरेनियल वीड, पेरेनियल वीड में कौन आएगा, सीरसियम आर्वेन्स, ठीक है, सीरसियम आर्वेन्स आएगा, और बाइनियल में कौन है, सीरसियम वल्गेर। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, आगे होगा। और क्या है, सेंसियो जैकोबा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्राइबुलस टेरिस्टिस, चिकोरियम इंटिबस, सीरसियम वल्गेर, सेंसियो जैकोबा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऑल बाइनियल्स शुड बी कंट्रोल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द रोजेट स्टेज बिफोर दे इनिशिएट सम वेजिटेटिव। जितने भी बाइनियल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हमें जो पहले फर्स्ट ईयर है उसमें हमको क्या करने पड़ेंगे, उनको रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम सेकेंड ईयर में रिमूव करते हैं तो चांसेस ये होंगे कि उनकी सीड सेटिंग हो जाएगी, और अगर वो सीड सेटिंग कर दिया तो नेक्स्ट ईयर फिर ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो हमको बाइनियल्स को अगर कंट्रोल करना है तो हमें पहले सीजन में ही जो रोजेटे फॉर्म हो रहा है, जब इनिशियल वेजिटेटिव दिख रहा है, तभी हमें उनको क्या करना है, रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट आता है पेरेनियल वीड, दे ग्रो मोर देन 2 ईयर्स, ये कि इनकी जो लाइफ साइकिल रहेगी 2 साल से ज़्यादा होगी, और ये क्या करेंगे, इनका है ना, फर्स्ट ईयर में क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फिर सेकेंड ईयर ये क्या करेंगे, सीड सेट करेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर सीड सेट करेंगे, फिर उसके बाद ये हर साल अपने सीड को प्रोड्यूस करेंगे। फिर से मैं समझाता हूँ, पहले साल इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, देन सेकेंड ईयर ये क्या करेंगे, सीड का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हर नेक्स्ट ईयर ये क्या करते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर ये क्या करेंगे, सीड का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है पेरेनियल वीड को, ठीक। अब हमने पेरेनियल वीड को हमने दो उसमें क्लासीफाई किया था, एक तो डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, सिंपल पेरेनियल्स, और फिर क्रीपिंग पेरेनियल्स, और तीसरा आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ये सिंपल पेरेनियल। सिंपल पेरेनियल, दे आर पेरेनियल्स बट रिप्रोड्यूस प्रोडोमिनेटली बाय सीड। अब जितने भी जो पेरेनियल वीड है वो क्या करते हैं, ये क्या होता है, जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव होता है, मतलब लीफ से, शूट से, रूट से, राइजोम, जो अलग अलग स्ट्रक्चर से, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर से, उनसे क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। और जो सिंपल पेरेनियल्स है वो प्रोडोमिनेटली का से होगा, सीड से होगा, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा किससे होगा, सीड से होगा। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली सीड से होगा, अगर उनके कोई पार्ट्स या फिर कट इंजर्ड पार्ट्स है उनमें से भी ये इनकी एबिलिटी होगी कि ग्रो कर पाएंगे, ठीक। जैसे कि ये समझ लो, ये टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल है, ठीक है। तो इन्हें क्या करा, सीड प्रोड्यूस करा, अब सीड नीचे गिरा, अब ये जर्मिनेट हो गया, फिर नेक्स्ट जो टेरेक्सिकम है वो ग्रो हुआ। पर ऐसा नहीं, अगर इसकी छोटी सी अगर कोई स्टेम वगैरह भी टूट कर, इंजरी लगकर नीचे गिर जाता है, तो इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को क्या करे, वापस से रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे कि ये वापस से अपने आप को क्या करेगा, ग्रो कर सकता है, तो इसमें एबिलिटी है, ठीक है। पर प्रीडोमिनेटली काय से होगा, ये सीड से होगा। तो सिंपल पेरेनियल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल, रूमेक्स स्पीसीज, लेंटाना केमरा। टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल, रूमेक्स स्पीसीज एंड लेंटाना केमरा। लेंटाना केमरा आपने देखा होगा, बारहमासी बोलते हैं उसको नॉर्मल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रीपिंग पेरेनियल्स। क्रीपिंग पेरेनियल्स ऑल्दो दे हैव सीड प्रोपोगेशन प्रोड्यूस प्रोडोमिनेटली बाय द वेजिटेटिव मीन्स, जैसे मैंने बताया था, स्टोलेंस हो गया, राइजोम्स हो गया, ट्यूबर हो गए, बल्ब हो गया, बल्बिल्स हो गया, कॉम, रूट, स्टेम, लीव्स एंड आल्मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं। ये सब क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसे रूट से, स्टेम से, इनका क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। जो क्रीपिंग पेरेनियल मेनली प्रोडोमिनेटली काय से रिप्रोड्यूस होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल है इम्पेरेटा सिलेंड्रिका हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो गया, साइप्रस रोटंडस। अब मुझे बताना है साइप्रस रोटेंडस ग्रास या सेज के अंदर आता है, ठीक है। आप मुझे ये बताना कि जो साइप्रस रोटेंडस है वो ग्रासेस में आएगा या फिर सेजेस में आएगा, और ग्रासेस और सेजेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे बताना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया क्रीपिंग पेरेनियल्स के, इम्पेरेटा सिलेंड्रिका, साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइप्रस रोटेंडस। फिर नेक्स्ट आता है वुडी पेरेनियल। वुडी पेरेनियल दे ग्रो इन द पास्चर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो पास्चर से और जो प्लांटेशन क्रॉप है उनके साथ ग्रो होते हैं, जैसे प्रोसोपिस, जूलीफेरा और लेंटाना केमरा, ठीक है।
अब डिपेंडिंग, अब हमने ये बात कर ली थी किसके बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम के हिसाब से जो पेरेनियल्स है उनको फिर बांटा गया है शैलो रूटेड पेरेनियल्स और डीप रूटेड पेरेनियल्स। इनमें क्या होता है, ये इनकी जो रूट है 15 सेंटीमीटर तक सॉइल के अंदर जाती है। कब तक जाएगी? 15 सेंटीमीटर तक जाएगी, ठीक है। तो इनमें क्या एग्जांपल है, साइनोडोन डेक्टाइलोन है, इसका कॉमन नाम क्या है? बर्मुडा ग्रास। और एग्रोपायरन रेपेंस है क्विक ग्रास। मैंने आपको बताया था कि एग्रोपायरन रेपेंस एक अल्टरनेटिव होस्ट है, तो बताना किसका होस्ट है ये। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एग्रोपायरन रेपेंस ये एक होस्ट है, अल्टरनेटिव होस्ट। किसका होस्ट है? ये है ब्लैक रस्ट का। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये किसका ब्लैक रस्ट का, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और मैंने बताया था राइस का जो स्टेम बोरर का अल्टरनेटिव होस्ट कौन है? इकाइनोक्लोबा कोलोनम, ठीक है। ये क्या है? वीट के जो ब्लैक रस्ट है उसका क्या अल्टरनेटिव होस्ट है? एग्रोपायरन रेपेंस। और ये क्या है? शूट शैलो रूटेड पेरेनियल्स है, ठीक है। साइनोडोन डेक्टाइलोन एग्रोपायरन रेपेंस। एग्रोपायरन रेपेंस को क्या बोलते हैं? क्विक ग्रास बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है डीप रूटेड पेरेनियल्स। डीप रूटेड पेरेनियल्स में आएगा साइप्रस रोटेंडस और सेक्रम स्पॉन्टेनियम, ठीक। साइप्रस रोटेंडस है और सेक्रम स्पॉन्टेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ये जो बात करी है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट जो आता है क्लासिफिकेशन, वो किस पे? बेस्ड ऑन द सीड टाइप और मॉर्फोलॉजी। बेस्ड ऑन सीड टाइप पे हमने क्या दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मोनोकोटिलिडन सीड, एक डाइकोटिलिडन सीड। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मोनोकोटिलिडन्स क्या होता है, डाइकोटिलिडन्स क्या होता है। मोनोकोटिलिडन सीड में ये क्या होंगे, जो सीड होंगे उनको हम क्या करेंगे? टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो सीड है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि राइस के सीड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। वीट के सीड को नहीं कर सकते, मेज के सीड को नहीं कर सकते, सोरघम को नहीं कर सकते, पल मिलेट को नहीं कर सकते। पर बात अगर चिकपी की होती है, चिकपी या कोई सी पल्सेस हो गए, सोयाबीन हो गए, उनको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो स्प्लिट नहीं हो रहा वो क्या है? मोनोकोटिलिडन्स हो गया। डाई मतलब दो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते, डाई मतलब दो, तो दो पार्ट में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे उसके कोटिलिडन, ठीक है। अब ये मोनोकोटिलिडन्स को फिर दो उसमें बांटा गया है, ग्रासेस और सेजेस, ठीक। ग्रासेस और सेजेस, चलो मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो ग्रासेस एंड सेजेस में क्या डिफरेंस है, पर ठीक है मैं ही बता देता हूँ। जो ग्रासेस है ये क्या होते हैं, इनमें नोड और इंटरनोड पाई जाएगी। इनमें क्या होगा? नोड और इंटरनोड। आई होप आपको पता होगा नोड और नोड क्या होती है, इंटरनोड क्या होती है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है, ये जो बड़ा पोर्शन, ये क्या है? इंटरनोड है, ठीक है। क्या है? इंटरनोड है। और ये जो छोटा सा ये दोनों को जोड़ रहा है, ये क्या है? नोड है, ठीक है। नोड मतलब हम बोलते हैं ना, नोड लगा दी, एक छोटी सी गांठ, नोड है, ठीक है। तो ये क्या ग्रासेस में नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे, पर जो सेजेस है उनमें ऐसा नहीं होगा, उनमें डायरेक्ट इसे लीफ होगी, ठीक है। बस ये नॉर्मल ऐसा। और इनमें जो स्टेम, इसकी एक और खासियत है, स्टेम क्या है? ट्रायंगुलर है। इसके जो स्टेम कैसे है? ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस ये, इसमें नोड इंटरनोड नहीं होती है। इसमें जो ऑरिक्यूल्स लेग्यूल्स भी नहीं होंगे। ऑरिक्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ के पोर्शन पे, यहाँ पे पेपरी लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑरिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये इनमें ऑरिक्यूल्स और लिग्यूल्स भी नहीं होंगे। और इनका जो स्टेम है, मेन वो है, वो क्या है? ट्रायंगुलर स्टेम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा ग्रासेस और सेजेस में क्या अंतर है। बाद में मैं आपको और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले आप इनको, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, ट्रायंगुलर स्टेम होगा और इनमें नोड इंटरनोड नहीं होगी और इसमें ऑरिक्यूल और लिग्यूल नहीं होंगे, ठीक है। अब ग्रासेस को फिर से क्या दो पार्ट में डिवाइड किया है, नैरो लीफ मोनोकोट और ब्रॉड लीफ मोनोकोट। मोस्टली जितने भी जो मोनोकोट होते हैं वो क्या होते हैं? नैरो लीफ होते हैं, ये आप याद रखना। जैसे हम देख सकते हैं कि नैरो लीफ किस में? मेज की नैरो लीफ है, सोरगम की नैरो लीफ है, वीट की नैरो लीफ है, राइस की नैरो लीफ है। ये तो ये सब क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। पर कुछ जो एग्जाम्पल है, कुछ जो मोनोकोटिलिडन्स है वो ब्रॉड लीफ भी होते हैं। तो हमारे लिए इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। तो ये वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी नैरो लीफ है वो सब मोनोकोट है ही है।
अब ये आता है डाइकोटिलीडन्स, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, ब्रॉड लीफ डाइकोटिलीडन्स एंड नैरो लीफ कोटिलीडन्स। ठीक है, अब जितने भी जो डाइकोटिलीडन्स है वो क्या होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, चिकपी हो गया, पिजन पी हो गया, ये सब क्या है, ब्रॉड लीफ है और ये डाइकोटिलीडन्स है। पर मेन हमको जो पढ़ना है वो क्या एग्जाम्पल देखने हैं, नैरो लीफ कोटिलीडन्स के देखने। ठीक है, नैरो लीफ कोटिलीडन्स के देखने, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमको पता जैसे अभी मैंने बताया एग्रेटम कोनिजोइड्स, ये क्या हो गया, डाइकोटिलीडन्स हो गया, डिजिटेरिया क्या हो गया, मोनोकोटिलीडन्स हो गया, क्योंकि नैरो लीफ है उसकी। जेंथियम स्ट्रोमेरियम ब्रॉड लीफ था तो उसको वो मोनो डाइकोटिलीडन्स है, तो इसे हम याद कर सकते हैं। पर जो नैरो लीफ डाइकोटिलीडन्स है हमको वो एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है, अब मैंने आगे एग्जाम्पल दिए, देखना। अब मोनोकोटिलीडन्स, नैरो लीफ मोनोकोट, मेजोरिटी क्लासेस आर नैरो लीफ वंस। अभी मैंने बताया कि जितनी मेजोरिटी क्लासेस हो गया मोनोकोटिलीडन्स होती है, जैसे फेलोरिस माइनर हो गया, साइनोडोंडेक्टाइलोन हो गया, डिजिटेरिया हो गया, एवेना फटुआ हो गया, पोआइनुआ हो गया, ये सब क्या है, ग्रासेस और ये क्या है, मोनोकोट है। अब मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये दे लार्ज ब्रॉड लीव एंड पाल्मेट वेनेशन, इनमें क्या होती है, लार्ज ब्रॉड लीव एंड पाल्मेट वेनेशन। पाल्मेट वेनेशन ये, इसको हम नेटेड वेनेशन भी बोलते हैं। एक सेकेंड, ये पार्लियामेंट वेनेशन है। ठीक है, ये सही, इसमें भी होगा। ये में से स्ट्रक्चर पाएंगे तो इसको हम पार्लियामेंट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, सी से याद करते हैं, सी फॉर कैमिलिना, ई फॉर इकोनिया क्रेसिपस और साइनोटिस। ठीक है, सी कैमिलिना, इकोनिया क्रेसिपस और साइनोटिस। अभी मैंने जो बताया था कैमिलिना बेंगालेंसिस वो क्या है, खरीफ है या रबी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जो कैमिलिना बेंगालेंसिस है खरीफ है या रबी है, मैंने जस्ट अभी बताया था। ठीक है, तो ब्रॉड लीफ मोनोकोट कौन कौन हो गए, कैमिलिना बेंगालेंसिस हो गया, या फिर इसकी स्पीशीज भी हम बोल सकते हैं कि वो मोनोकोट ही है, इकोनिया क्रेसिपस हो गया, साइनोटिस की जो भी स्पीशीज है वो क्या है, ब्रॉड लीफ मोनोकोट है। ठीक, अब डाइकोटिलीडन्स, द सीड ऑफ डाइकोटिलीडन्स हैव टू कोटिलीडन्स, दे स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट। वही मैंने बताया था कि जैसे ये अपने चिकपी वैसे तो नहीं है, इतना बहुत बेकार बना रहा हूँ, तो इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन्स। तो ब्रॉड लीफ डाइकोटिलीडन्स, मेजोरिटी ऑफ ब्रॉड लीफ क्या होते हैं, डाइकोटिलीडन्स ही होते हैं, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, एमरेंथस हो गया, ये सब क्या है, डाइकोटिलीडन्स है। आपको ये वाले याद करना है एग्जाम्पल, स्पर्गुलार्वेंसिस हो गया और प्लांटिको लैंसियोलाटा। नैरो लिव्ड डाइकोटिलीडन्स कौन कौन से, स्पर्गुलार्वेंसिस और प्लांटिको लैंसियोलाटा। फिर आता है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल हैबिट या फिर नेचर ऑफ कंपटीशन। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल हैबिट में हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बीट होंगे जो अपना जो फूड है वो खुद बना लेंगे, इनके पास क्लोरोफिल होगा फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और अपना जो फूड है वो खुद बना लेंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, वो नॉन पैरासाइट होंगे। ठीक है, दे अफेक्ट द क्रॉप्स इनडायरेक्टली बाय डूइंग द कॉम्पिटिशन फॉर द ग्रोथ फैक्टर्स। ये क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे अपने जो सामने वाले होस्ट है, होस्ट नहीं बोल सकते, ये दे अफेक्ट द क्रॉप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय डूइंग द कंपटीशन फॉर द ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स के साथ कंपटीशन करके इनडायरेक्टली ये क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। कैसे, न्यूट्रिएंट के साथ। ठीक है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, स्पेस हो गया, ये इनडायरेक्टली जो कंपटीशन है, इनडायरेक्टली कंपटीशन है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना फूड बनाने के लिए न्यूट्रिएंट लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, पर वो अपना फूड खुद बना लेंगे, नॉन पैरासाइट होते हैं। पर एक वो आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, इनके पास क्या होता है, खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है या फिर कम होता है, जिसके कारण उनको खुद दूसरों पर डिपेंड, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं जो पैरासिटिक वेट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सॉरी, जो पैरासिटिक वेट है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और जो नॉन पैरासिटिक वेट है वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक वेट को हम दो पार्ट में फिर डिवाइड किया है। कैसे, बेस्ड ऑन द रूट पैरासिटिज्म और बेस्ड ऑन द शूट पैरासिटिज्म। कुछ वीड होते हैं जो शूट पर पैरासाइट करके न्यूट्रिशन को लेते हैं, और कुछ वीड क्या करते हैं, रूट से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, अब फिर बेस्ड ऑन द रूट पैरासिटिज्म में फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, टोटल एंड होलो रूट पैरासाइट।
टोटल एंड होलो रूट पैरासाइट, ये एक ही चीज़ है। टोटल जैसे क्या होता है, कभी कभी हम एग्जाम में पढ़ते हैं टोटल पढ़ लेते हैं कि टोटल रूट पैरासाइट एग्जाम्पल ये है, टोटल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल ये, फिर एग्जाम में क्या जाता है, होलो रूट पूछ लेता है, तो हमें फिर एकदम पता, हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, पर टोटल और होलो क्या है, एक ही है। फिर नेक्स्ट है पार्शियल एंड हेमी रूट पैरासाइट, ठीक है। बेस्ड ऑन द रूट पैरासाइट इसमें भी दो है, टोटल और होलो स्टेम पैरासाइट और पार्शियल एंड हेमी स्टेम पैरासाइट। अब इनके जो मेन इंपॉर्टेंट वो क्या है, इनके एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल है कि टोटल रूट पैरासाइट वीट कौन सा है और किस पे है, ये पैरासाइट है, ठीक है। किससे ये अपने न्यूट्रिएंट को ले रहा है, किस पे ये अपने आश्रय है, समझ लो किस पे ये आश्रित है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये जो एग्जाम्पल है ये सब। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो आपको यहाँ पे लिखना है CLOS, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आपको पहले ऊपर क्या रहता है, स्टेम रहता है, ऊपर क्या रहेगा, स्टेम रहेगा, और नीचे क्या रहेगी, रूट। तो हमको 4 को बीच में से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख देंगे टोटल, यहाँ पे लिख देंगे पार्शियल, यहाँ पे लिख देंगे टोटल, यहाँ पे लिख देंगे पार्शियल, ठीक है। अब ये ऊपर का पोर्शन क्या होगा, स्टेम का हो गया, नीचे का पोर्शन क्या हो गया, रूट का। तो सी से क्या आ जाएगा, कसकटा, सी से क्या आ जाएगा, ये कसकटा कंप्रेस्टिस चाइनीजिस और एपिलोबियम, ठीक है। एल से क्या हो गया, लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरा, ये कसायता को बाद में याद कर लेना, कसायता फिलीफोर्मिस भी क्या है, पार्शियल है, पर पहले आप इतना याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओ से क्या है, ओरोबैंकी, और एस से क्या, स्ट्राइगा हनुमंथिका, ठीक है। एस से स्ट्रीगा हनुमंथिका, ओ से ओरोबैंकी, एल से लोरेंथस और सी से कसकटा। क्लोज से हम याद कर सकते हैं, और इसकी जो होस्ट है उसको हम किससे याद कर सकते हैं, बजट से। क्लोज बजट, हमको क्या करना है, 2 चीज़ याद करनी है, क्लोज बजट। तो जो कसकटा है वो किस पे रहेगा, बरसीम पर रहेगा, ठीक है। जो कसकटा किस पे पैरासाइट रहेगा, बरसीम पर रहेगा। लोरेंथा किस पे रहेगा, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, जितने भी जो ट्रीज है उन पे रहेगा, जैसे गुआवा, मैंगो, ठीक है ये। और ओरोबंकी किस पे हो गया, एक सेकेंड, फिर से मैं अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो कसकटा है वो किस पे होगा, बरसीम पे, ठीक है। ये किस पे होगा, गुआवा पे, और लोरेंथस किस पे होगा, गुआवा पे, और अदर जो ट्रीज है उस पे। और जो ओरोबंकी है वो किस पे, टोबैको हो गया, फिर टोमेटो हो गया, फिर फाबा बीन। आपको मेन ये याद रखना है, वैसे एग्जाम्पल में ये अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है, ये नहीं को देंगे आपको कि बरसिंग पे कौन है, ओरोबंकी किसका है, और स्ट्राइगा से एस से हम क्या याद कर सकते हैं, सोरघम, ठीक है। वो सोरघम जैसे सेम फैमिली से ग्रेमिनी फैमिली का कौन है, मेज, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शायद आपको, आई होप आपको याद हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्लोज लिखना है, बजट लिखना है। क्लोज को हमने बीच पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले स्टेम वाले, नीचे वाले रूट वाले, ऊपर टोटल और फिर पार्शियल, टोटल पार्शियल। टोटल रूट स्टेम पैरासाइट कौन है, कसकटा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस, टोटल रूट पैरासाइट है ओरोमंकी, पार्शियल रूट पैरासाइट है स्ट्रिगा। फिर बजट से हम कसकटा का कौन है, बरसीम, लोरेंथस का गुआवा मैंगो, ओरोमंकी का टोबैको टोमेटो, और स्ट्रिगा का कौन है, सोरघम मेज, ठीक है। और जो एक ये मैंने दी थी स्ट्रिगा ग्रेसनेरोइड, इसको काउपी, ठीक है, काउपी। और कसाइता फिलीफोर्म इसका याद रखना, यूकेलिप्टस, ठीक। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन, अभी हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंपटीशन, ये कैसे कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द ओरिजिन, हमने कितने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इंडिजिनस और दूसरा क्या, एक्सोटिक। अब एंडोजिनस वीट क्या होंगे, इंडिया वाले, पर ऐसा नहीं है। इंडिजिनस वीट का मतलब हो रहा है जो वीट वहाँ पर ग्रो कर रहे, जिनका ओरिजिन उस कंट्री में, जैसे कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में उभरे वो इंडिजिनस वीट है, ये गलत फहमी है, इसको बाहर निकाल देना इस गलत फहमी को। इंडिजिनस वीट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर उस कंट्री में क्या हो रहे, ओरिजिनेट हो रहे। जैसे एग्जांपल देखना है यहाँ पर, स्ट्रिगा हर्मोन्थिका इज अ नेटिव ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका का इंडिजिनस वीट कौन हो जाएगा, स्ट्रिगा हर्मोन्थिका, कौन हो जाएगा, स्ट्रिगा हर्मोन्थिका। स्ट्रिगा एशियाटिका इज अ नेटिव ऑफ एशिया, तो एशिया का जो इंडिजिनस स्ट्रिगा एशियाटिका का, ये एशिया का इंडिजिनस वीट क्या है, स्ट्रिगा एशियाटिका।
पार्थिनियम हिस्टेरोफिस इज नेटिव टू ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका। तो ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका किसका नेटिव है? इंडिजिनस वीड को, पार्थिनियम का इंडिजिनस वीड कौन है? पार्थिनियम है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। जो इंडिजिनस वीड है, इंडिजिनस का मतलब इंडिया से नहीं है, जो वीड जहाँ पर ग्रो हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पर, वो उसके लिए होगा इंडिजिनस वीड। जैसे स्ट्रेगा हर्मोन्थिका नेटिव है अफ्रीका का, तो अफ्रीका का इंडिजिनस वीड कौन हो गया? स्ट्रेगा हर्मोन्थिका। स्ट्रेगा एशियाटिका किसका इंडिजिनस वीड है? एशिया का। और पार्थिनियम किसका इंडिजिनस वीड है? नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सोटिक वीड या इंट्रोड्यूस्ड वीड। एक्सोटिक वीड या इंट्रोड्यूस वीड, ये वीड क्या होते हैं? जैसे इनका ओरिजिन तो दूसरी कंट्री में हुआ है, पर ये किसी मतलब एनिमल्स के थ्रू आ गए हैं। अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री एनिमल्स बुलवा रहे हैं तो उनके डंक के थ्रू, उनके हेयर्स पे चिपक के, या फिर हम सीड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? कुछ वीड के सीड एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं। तो जैसे इस कंट्री से इस कंट्री आ गई या इसी जगह से, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? इनका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूस वीड या एक्सोटिक वीड। बाहर वाले हम पढ़ लेते पहले। वीड्स ओरिजिनेट इन द कंट्री बट गोट इंट्रोड्यूस टू अनदर कंट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इन कोर्स ऑफ टाइम इन एक्सोटिक और एक्सोटिक वीड। ठीक है, तो ये इस लाइन भी यही बोल रही है कि ये ओरिजिनेट इन अ कंट्री पर इंट्रोड्यूस होता है अनदर कंट्री में, पर डिस्पर्सल के थ्रू होते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल जैसे शीप में हम किसी भी फॉर्म में डिस्पर्स हो सकते हैं, सीड के अंदर, जो क्रॉप सीड है उसके अंदर मिल जाएंगे। कैसे भी अभी काऊ का मैंने बताया था, अब बफेलो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उनके डंक के ही उससे वो भी डिस्पर्स होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? हम इंट्रोड्यूस वीड बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसके एग्जाम्पल है? अब इनके एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे जो सोरगम हेलेपेंस है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? सोरगम हेलेपेंस है वो कहाँ? यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और कैसे होता है? ये एज है, ठीक है, सी नहीं, एज अ फॉरेज क्रॉप। ठीक है, एज अ फॉरेज क्रॉप हमने क्या करा था? सोरगम हेलेपेंस को इंट्रोड्यूस करा था यूएसए से। पर अभी इसकी क्या होगा? इसमें इन्वेजिव नेचर था, एग्रेसिव नेचर था इनमें, तो इनने अपनी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी बढ़ाया और ये अब क्या वीड का रूप ले लिया है। ठीक है, अब ये आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहे। और ऐसे एग्जाम्पल है ओपेशिया स्ट्रिक्टा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो ओपेशिया स्ट्रिक्टा का कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। और इसको हमने क्या करा था? हेज के रूप में, हेज पर्पस, हेज बनाते ना, मैं जैसे घर बना रहा हूँ मैं एक छोटा सा, तो यहाँ पे हम बाउंड्री बनाते हैं, तो इसमें जो बाउंड्री है हेजिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओपेशिया को हमने क्या करता है? इसके हिसाब से हमने लाए थे। ठीक है, अब आता है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा इकोनिया क्रेसिपस फ्रॉम मेनी कंसीडर एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। ये बहुत सारी जगह से इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ था। जब हमारे इंडिया में आए हैं तो इसे ऑर्नामेंटल, एक सजावटी पौधे के हिसाब से हम इसको लाए थे, पर इसमें भी एग्रेसिव नेचर था, इन्वेजिव कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो इन्हें इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया और अभी क्या हो गया? वीड का रूप ले लिया। ठीक, अब मिकेनिया मिक्रांथा फ्रॉम मलेशिया से इंट्रोड्यूस हुआ है, फेसिलिस लेबेटस फ्रॉम यूएसए, और ऐसा कवर क्रॉप के रूप में हमने इनको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हम नेक्स्ट है एक्सोटिक वीड को हमने क्या करा था? फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो एक्सोटिक वीड है, इंट्रोड्यूस वीड है, इनको हमने क्या करा है? दो उसमें वापस से डिवाइड किया है, नेचुरलाइज वीड एंड एडवेंटिव वीड। और एक बात याद रखना, जो एक्सोटिक वीड है, इंट्रोड्यूस वीड है, उनको हम एलियन वीड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलियन वीड। अब जो एलियन वीड है या फिर एक्सोटिक वीड है, उनको हमने फिर से क्लासीफाई किया है दो उसमें, नेचुरलाइज वीड एंड एडवेंटिव वीड। नेचुरलाइज वीड, अब जैसे क्या हुआ, समझ लो ये क्रॉप के सीड के साथ, ये क्रॉप के सीड के साथ ये वीट के सीड क्या हो गए? ये ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इनने क्या करा? अब यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हो गए बाय एनिमल्स, कैसे भी करके इंट्रोड्यूस हो गए, तो इनमें कैपेबिलिटी थी कि खुद को, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करे और खुद ही जर्मिनेट हो जाए। तो खुद ही अगर करे, दैट हैव बिकम अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट ऑफ द न्यू कंट्री एंड एस्टेब्लिश इटसेल्फ। क्या हो रहा है? एस्टेब्लिश इटसेल्फ हो रहा है। ठीक है, एस्टेब्लिश क्या हो रहा है? इटसेल्फ। तो इनका हम क्या बोलेंगे? नेचुरलाइज्ड वीड बोलेंगे। मतलब इनको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई ऐसा ज़रूरत नहीं रहेगी कि अगर हम सीड प्रिपेयर करेंगे तो ही ये ग्रो होंगे, ऐसा नहीं। तो ये क्या है, इनने खुद में कैपेबिलिटी थी कि खुद को ये एक्सपोज करे, खुद जनरेट हो और अपनी जो पॉपुलेशन में उनको बढ़ाए। तो इसमें एग्जांपल है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस और इकोनिया क्रेसिपस।
इनमें एबिलिटी थी कि खुद अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एडवेंटिव वीड। अब याद रखना ये जो भी सोर्स है बहुत ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छी बुक से मैंने लिया गया है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। एडवेंटिव वीड, देयर हैव फर्दर ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अब जो एडवेंटिव वीड है वो इंट्रोड्यूस वीड है, पर इनको क्या होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होगी फॉर उनके एग्जिस्टेंस। अगर उनको बने रहना है इस नेचर में फील्ड पर, तो उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होगी, जैसे कि फाइलर्स माइनर। अब क्या होगा, अब इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे पार्थेनियम है, पार्थेनियम ग्रो हुआ, ठीक है, ये पार्थेनियम की लीफ है, इसमें सीड सेटिंग हुई, सीड गिरे, फिर सीड क्या होंगे, ऑटोमेटिक जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर ये बड़ा सीड सेटिंग हुई, फिर सीड सेटिंग नीचे गिरे, फिर सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ये पार्थेनियम में हो जाएगा। पर फेलिस माइनर में ऐसा नहीं होगा। फेलिस माइनर को जैसे हमारा क्रॉप का सीड बेड रहता है, वैसे एक पूरा सीड बेड प्रिपेयर करना पड़ेगा। सीड बेड प्रिपेयर, जब तक वो सीड बेड उसको नहीं मिला फेलिस माइनर के हिसाब से, तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव वीड, एडवेंटिव वीड बोलते हैं। इन्हें क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होती है फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ में आई होगी। इंडिजिनस वीट, इंडिजिनस वीट इंडिया का नहीं है। इंडिजिनस वीट मतलब वो वीट उस जगह का नेटिव वीट है, वहाँ पर उसका ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिन हुआ है। फिर इंट्रोड्यूस वीट जो बाहर से आया है और अपने यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस्ड वीट बोलेंगे। फिर हमने इंट्रोड्यूस वीट को दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरलाइज्ड और एडवेंटिव। नेचुरलाइज में क्या करा, वो ऐसे वीट जो अपनी पॉपुलेशन को खुद एस्टेब्लिश करने में कैपेबल होते हैं, और एडवेंटिव वीट क्या होता है, उनको ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होती है। आई होप आपको जो भी मैंने अभी बताया सब चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप उसको वापस से लेक्चर को पॉज कर करके एग्जाम्पल का अच्छे से याद करना, ठीक है, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस में एग्जाम्पल पूछे जाएंगे वो एग्जाम्पल ही होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितना भी लेक्चर मैंने बताया समझ में आया होगा। जो भी क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और है अलग अलग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन उस पर। तो आगे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरे क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।